हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिनसे संबंधित प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए बिना विलंब किए हुए महत्वपूर्ण कक्षा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, लेकिन फिर भी राज्य में 14 कपास वस्त्र मिल, 32 ग्लास बनाने के कारखाने और चूड़ियाँ बनाने के कारखाने हैं। आइए देखते हैं राज्य में कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थानों के नाम और वो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थापित है। अगला केंद्रीय दवा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय दवा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान के बारे में देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान गन्ना कृषि में उन्नत अनुसंधान केंद्र, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की छतरी के नीचे उच्च शिक्षा का एक स्वायत्त संस्थान है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान इंडियन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके बारे में देखते हैं। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र IPRC को अब भारतीय अनुसंधान संस्थान IITR लखनऊ के रूप में नामित किया गया है। यह CSIR इंडिया के घटक प्रयोगशालाओं में से एक है, जिसे 1965 में उद्योगों के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा और सेवा का आदर्श वाक्य के साथ स्थापित किया गया। अगला देखते हैं। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। अगला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है और बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान भी लखनऊ में ही है। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला देखते हैं। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला देखते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ग्रेटर नोएडा में स्थित है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। अगला वस्त्र अनुसंधान संस्थान। वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में है। अगला JK कैंसर संस्थान। JK कैंसर संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कहाँ है? कानपुर में। JK कैंसर संस्थान और केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में है। इसके साथ साथ भारतीय चमड़ा डाइंग और जूता संस्थान। भारतीय चमड़ा डाइंग और जूता संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है? कानपुर में है। ये चारों संस्थान कहाँ पर हैं? कानपुर में है। अगला देखते हैं। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? कानपुर में है। अगला इसी के बारे में देखते हैं। यह भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमुख दलहन फसलों पर बुनियादी रणनीति और अनुसंधान करने के लिए स्थापित किया गया था। आइए अगला देखते हैं। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहाँ स्थित है? वाराणसी में ही स्थित है। अगला भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। तो ये तीन अनुसंधान संस्थान कहाँ हैं? वाराणसी में स्थित हैं। अगला मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अगला हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी इलाहाबाद में है। अगला औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरोबाग इलाहाबाद में है। आइए अगला देखते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर बरेली में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ पर हैं? इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यह कहाँ पे है? मखदूम मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, मथुरा के मखदूम नामक स्थान पर। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक प्रमुख शोध संस्थान है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान 12 जुलाई 1979 को स्थापित किया गया। आइए अगला देखते हैं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे निफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में है। अगला केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान आगरा में स्थित है। आइए अगला देखते हैं। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुर मेरठ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में मोदीपुर नामक स्थान पर। आइए अगला देखते हैं। केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, परीक्षा में पूछा जाता है कि केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? सहारनपुर में है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। ये भारतीय संविधान के जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रथम कानून मंत्री, विश्व के 100 महान हस्तियों में सबसे विद्वान हस्ती का खिताब प्राप्त करने वाले भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहा गया है। और इनका जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका निधन हो गया था। आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य। जो उत्तर प्रदेश राज्य है हमारा, यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश में सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। आइए उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23.52 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट तक है तथा इसका देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम और पूरा उत्तर से दक्षिण लंबाई देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई 646 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश की लंबाई 646 है और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भारत भूमध्य रेखा, भारत के बारे में कहा गया है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल, ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। लखनऊ जो है वह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिक राजधानी है और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। इलाहाबाद में ही उच्च न्यायालय है और लखनऊ में खंडपीठ है। आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध को मिलाकर संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था
और 24 जनवरी 1950 में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 14.89 लाख करोड़ और 55,000 प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। भारत का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य 18 डिवीजन और 75 जिलों में बंटा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में 915 शहरी निकाय और 8,135 न्याय पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश 18 डिवीजन में विभक्त है और इसमें कुल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 915 शहरी निकाय और 8,135 न्याय पंचायत हैं। आइए अगला देखते हैं। लखनऊ डिवीजन क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? कितने आते हैं? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। कितने जिले हुए लखनऊ डिवीजन में? 6 जिले। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 226 नगर पालिका बोर्ड, 59,169 ग्राम सभा और 822 विकास खंड हैं। 97,941 जनसंख्या वाले गांव, 1,80,000 डाकघर और 2900 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए 80 सांसद चुने जाते हैं जिनका निर्वाचन होता है, और राज्यसभा के लिए 31 सदस्य, और विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की 404 हैं, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है जिसमें 100 सदस्य हैं। आइए अगले देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में बलिया पड़ता है। पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र है। ये हो गया उत्तर प्रदेश के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की स्थिति। कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के पूर्व में हैं, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है? तो बलिया पूर्व में पड़ता है, शामली पश्चिम में, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र पड़ता है। आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं, पहला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सोनभद्र का कितना है? 6,905 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद फिर हरदोई आता है जिसका 5,986 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर सीतापुर चौथे स्थान पर है जिसका है 5,743 वर्ग किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की बात कर लेते हैं। तो सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है 660 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद गाजियाबाद आता है 910 वर्ग किलोमीटर, फिर भदोही या संत रविदास नगर 1,015 वर्ग किलोमीटर, और फिर शामली चौथे नंबर पे है 1,043 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हो गए, और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़। आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो विभिन्न राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से लगने वाले जिलों के नाम देखते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये सभी ज़िले मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से टच होते हैं, छूते हैं। अगला देखते हैं। बिहार से कौन कौन से हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले जुड़े हुए हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज बिहार राज्य के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले हो गए। अब उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सभी ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। आइए हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले ज़िलों की बात करते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। और दिल्ली के साथ, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर लगा हुआ है। राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सोनभद्र जिला अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के ज़िले 7 ज़िले हैं, और वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये सभी 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। नेपाल देश से उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लगी हुई है? 579 किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को NWPA, आगरा और अवध का
उत्तर पश्चिमी प्रांत भी कहा जाता था, जिसे 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के रूप में नामित किया गया था। संक्षेप में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। फिर 1836 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1937 में केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ये हो गया 24 जनवरी होगा आपका। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 तक आगरा थी। फिर 1858 से 1921 तक 1858 है। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 तक आगरा थी। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही। फिर 1921 से लखनऊ हो गई। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई। इसीलिए 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। आइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। गोमती को छोड़कर बाकी सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं और गोमती नदी यूपी के पीलीभीत से गोमत ताल फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जिले के गोमत ताल, जिसे फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है, से निकलती है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना संबंधी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,345 थी 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें से पुरुष 10,44,80,510 और महिलाएं 9,53,31,831 थी। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई 2011 की जनगणना के अनुसार 20.23% 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश की हुई और कुल जनसंख्या प्रतिशत पूरे देश का, भारत देश में जितनी जनसंख्या है उसका कुल जनसंख्या प्रतिशत 16.50% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। आइए देखते हैं आगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। आइए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68% है, जिसमें से पुरुष की साक्षरता 77.28% है और महिला की 57.18% है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68 है, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर 77.28 और महिला की साक्षरता दर 57.18% है। आइए अगला देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जिसकी साक्षरता दर 80.1% है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, जिसका 46.7% है। आइए लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर 1018 और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 852। बाल लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। बाल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 902 था। आइए आगे देखते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से विभाजित होकर बना। तो प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000 को। आइए उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं और वे कौन कौन से उनके बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर, लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद, इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं, राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे हैं, वीपी सिंह फतेहपुर से, चंद्रशेखर बलिया से, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से, नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री हैं वे वाराणसी से सांसद हैं। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, इसका साइंटिफिक नेम सराका ओसाका है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और इसका साइंटिफिक नेम सराका ओसाका है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश टेसू भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, इसका साइंटिफिक नेम
रूसरवस डुआ ओसेली है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन, जिसका साइंटिफिक नेम ग्रूस एंटीगोन है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली चीतल, राजकीय मछली क्या है? चीतल है, जिसे चिताला चिताला साइंटिफिक नेम है इसका। तो उत्तर प्रदेश के वृक्ष, फूल, पशु, पक्षी और मछलियाँ कौन कौन से हैं राजकीय, तो इनके बारे में हो गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह या सरकारी मुहर के प्रारूप में एक वृत्त में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ और नीचे दाएं बाएं दो मछलियाँ हैं। इसे 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया। आइए भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर की कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी? बाबा साहेब, युग पुरुष, विश्व मानव, आधुनिक बुद्ध, महान बोधिसत्व, आधुनिक मनु, ये सभी उपाधियाँ भीमराव अम्बेडकर दी थी। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं के बारे में जानते हैं। पहला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दूसरा स्वतंत्र लेबर पार्टी, फिर इंडियन रिपब्लिक पार्टी, फिर डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी। ये सभी भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं हैं। इन्हें बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया। भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम का एक समाचार पत्र था, उसका संपादन भी किया। मरणोपरांत 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया। 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म अपने 5 लाख समर्थकों के साथ इन्होंने बुद्ध धर्म को अपने 5 लाख समर्थकों के साथ अपना लिया था। ये बुद्ध धर्म है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के पुरापाषाण स्थल। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पुरापाषाण स्थल हैं उनके बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के प्रमाण मेरठ और सहारनपुर में पाए गए हैं। मेरठ और सहारनपुर में ताम्रपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण सभ्यता के प्रभाव और इलाहाबाद में बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी और चंदौली चकिया में पाया गया है। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल। आगे देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.K. शर्मा की दिशा निर्देश में बेलन घाटी के गड्ढों की जांच पड़ताल और खुदाई की गई। मध्ययुगीन पाषाण युग से संबंधित मनुष्यों के अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर और महादा से प्राप्त हुए हैं। मध्ययुगीन पाषाण युग से संबंधित जो मनुष्यों के अवशेष थे वह प्रतापगढ़ के सराय नहर, राय और महादहा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। नवीनतम खुदाई के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे पुराना कृषि प्रमाण लहरादेव जगदीशपुर में है, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के शहर में स्थित है। लहरादेव से चावल से संबंधित साक्ष्य 2020 ईस्वी में खोजे गए। लहरादेव से चावल से संबंधित साक्ष्य 2020 ईस्वी में खोजी गई थी। आइए आगे देखते हैं। सराय नाहर, राय, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड से नवपाषाण के औजार व हथियार खुदाई में पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष आलमगीरपुर से खोजे गए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह स्थल हिंडन नदी के अत्यंत निकट स्थित है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के एक सहायक नदी है। हिंडन नदी जो है उत्तर भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी की एक सहायक नदी है हिंडन नदी। कपास की खेती के प्रमाण भी हिंडन नदी के आसपास मिले हैं। आलमगीरपुर में सबसे पहले 1959 में Y.D. शर्मा द्वारा खुदाई की गई। आइए 16 महाजनपदों में बात करते हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। गुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये सभी 8 महाजनपद जो थे 16 महाजनपदों में सभी उत्तर प्रदेश में स्थित थे। आइए कुरु के बारे में बात करते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर जिसे कहते हैं हस्तिनापुर थी। इसमें आधुनिक हरियाणा और दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के क्षेत्र शामिल थे। पांचाल के बारे में बात कर लेते हैं। पांचाल महाजनपद उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र में स्थित थी।
जो वर्तमान में बरेली जिले के ओनला तहसील में रामनगर गांव के पास है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी यूपी में फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल्य या काम्पिल में स्थित था। आइए काशी महाजनपद की बात करते हैं। काशी की राजधानी बनारस थी। काशी का पहला जिक्र अथर्ववेद में पाया जाता है। महाभारत के अनुसार इस शहर की स्थापना देवोदास ने की थी। सूरसेन की बात कर लेते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यह आज के मथुरा के आसपास उत्तर पथ और दक्षिण पथ के जंक्शन पर स्थित था। यह मध्य प्रदेश क्षेत्र के बुंदेलखंड प्रभाग में स्थित यमुना नदी के दक्षिण में और बेतवा या बेतवती नदी जिसे कहते थे के किनारे अवस्थित थी। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथीवती थी, जो उत्तर प्रदेश में बांदा के आसपास स्थित है। आइए वत्स महाजनपद की बात करते हैं। वत्स महाजनपद राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। इसमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के ज़िले शामिल थे। कोसल महाजनपद की बात करते हैं। कोसल की वर्तमान स्थिति अयोध्या यूपी के पास है, यद्यपि इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल महाजनपद की बात करते हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावा थी। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधुनिक जिले देवरिया, बस्ती और गोरखपुर शामिल हैं। बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्त किया और बोध गया, जिसे अब बोध गया के नाम से जाना था। बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्त किया, जिसे अब बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो मगध महाजनपद बिहार के अंतर्गत था। आइए आगे देखते हैं। बुद्ध ने श्रावस्ती कौशल की राजधानी में अपने भिक्षुक जीवन के बड़े हिस्से को बिताया। कौशल के राजा प्रसेनजीत बुद्ध के एक शिष्य बुद्ध के समय के दौरान अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत थे। गांधार और बुद्ध के जीवन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि गांधार बाद में बौद्ध कला और वास्तु कला के केंद्र के रूप में निखरा। आइए उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकगीत बिरहा, चैत्य, भोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत और भर्तहरि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। रागनी ढोला, स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। लावड़ी, बरहा, बराहत बिल उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। आइए उत्तर प्रदेश की भाषा के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सामान्य राजभाषा मानक हिंदी है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रमुख भाषा है, क्योंकि लखनऊ कभी उत्तर भारत में भारत फारसी संस्कृत का केंद्र बिंदु था, इसलिए उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है, जबकि मानक हिंदी खड़ी बोली आधिकारिक भाषा है। उत्तर प्रदेश राज्य की दो राजभाषाएं हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। उत्तर प्रदेश राज्य में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय हिंदी बोलियां बोली जाती हैं और इनमें से है अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बघेली और बुंदेली। इसके अलावा कई स्थानीय बोलियों के औपचारिक नाम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है। सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? भोजपुरी है। खड़ी भाषा पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी भाषा फैजाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, लखनऊ, अमेठी, इलाहाबाद क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज भाषा के बारे में बात करते हैं। ब्रज भाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी भाषा कन्नौज में, इटावा में, औरैया में, कानपुर आदि में बोली जाती है। कन्नौजी भाषा और ब्रज भाषा में कई समानताएं हैं। बुंदेली भाषा के बारे में बात करते हैं। बुंदेली भाषा झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे पुराना शहर में से एक माना जाता है। यह अपने घाटों, नदी के किनारे स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है। घाट किसे कहते हैं? जो नदी के किनारे स्नान करने का स्थान है उसी को घाट कहते हैं। उसी के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, जो तीर्थयात्रियों से भरा है, जो पवित्र गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। मथुरा के बारे में देखते हैं। मथुरा होली के त्यौहार के अपने रंगीन उत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कई पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। आंशिक रूप से प्रचार के लिए जो भारतीय फिल्म उद्योग ने इस अत्यधिक मनोरंजन सामाजिक धार्मिक त्यौहार को दिया है। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? रंगीन उत्सव होली के त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है और इसके लिए कई पर्यटक मथुरा घूमने के लिए आते हैं। आइए इलाहाबाद के बारे में देखते हैं। इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है,
गंगा के किनारे होने वाले माघ मेले उत्सव में हिस्सा लेने के लिए इलाहाबाद में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और कई विदेशी सैलानी भी इलाहाबाद के माघ मेले में एकत्रित होते हैं और दर्शन करने आते हैं। यह त्यौहार हर बार हमें वर्ष बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है और इसे कुंभ मेला कहा जाता है, जहां 10 मिलियन से अधिक हिंदू तीर्थयात्रियों को दुनिया के सबसे बड़े मानव समूह में से एक के रूप में घोषित किया गया है। आइए सारनाथ और कुशीनगर के बारे में जानते हैं। सारनाथ और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर हैं। गौतम बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। कुशीनगर और सारनाथ दोनों ही स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माने जाते हैं। इसके अलावा सारनाथ में अशोक के स्तंभ और अशोक की शेर राजधानी दोनों महत्वपूर्ण पुरातात्विक कलाकृतियां हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है। आइए गाजीपुर के बारे में जानते हैं। गाजीपुर न केवल अपने गंगा घाटों बल्कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। आइए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों के बारे में बात करते हैं। ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है और ताज महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। सुलह-कुल उत्सव की शुरुआत महान मुगल सम्राट अकबर ने की थी। भारत में 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जौनपुर में उत्पन्न मोहम्मद ने भारत और इस्लामी दुनिया का भ्रमण किया और काफ़ी उत्साह पैदा किया। तो फ्रेंड्स, ये आखिरी है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार के अवसर पर बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है और अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न आता है कि कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है, तो 12 वर्षों बाद। और अगर पूछते हैं अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है, तो 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। माघ मेला हर साल इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। माघ मेला हर वर्ष जनवरी में इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। दादरी पस मेला बलिया में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। प्रश्न आता है कि दादरी पस मेला कहाँ पर लगता है, तो कहाँ लगता है? बलिया में। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। आगे देखते हैं। मथुरा में भद्रपद शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष हरिदास जयंती महोत्सव और द्रुपद मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसी से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, उससे संबंधित सीरीज इसके आगे अगली वाली वीडियो में आपको दी जाएगी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, जिससे आपको अगले आने वाले इसी वीडियो से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला की अपडेट मिल जाएगी, जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वही प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।